वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फ़रा देख रहे हैं आप, और अहमद हबीब साहब हमारे मेहमान हैं। अहमद साहब स्कल्पचर भी करते हैं और पेंटर भी हैं, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं। सो अब हम शायर अहमद हबीब से मिलेंगे, तो मैं चाहूँगी कुछ अपनी शायरी हमें उससे भी मुतारिफ़ कराएं। बिल्कुल। ये जैसे आपने कहा कि मेरी 2 किताबें शाया हुई हैं, तो ये तेरे शहर दिल से उठाए मेरा ये इसका दूसरा सरवक्त भी मजमूआ। आप ही ने टाइप जी किया ये होगा। मेरी पेंटिंग है, द मार्केट पेंटिंग इस पे लगी है। हम तो दूसरों के लिए बनाते हैं, तो अपनी किताब के लिए तो जाहिर है। तो इसमें जैसे एक नज़म है आशनाई। आशनाई एक कॉन्सेप्ट है डीजा वू का। जैसे जी, आप जी, जी। लगता है कि कुछ लम्हों में ऐसे आते हैं कि जैसे पहले भी कहीं हो चुका है, तो इसी को लेके मैंने इस पे एक डू यू बिलीव इन डीजा वू? जी आपको इस पे यकीन है? बेशुमार दफ़ा ऐसा होता है, लोगों से मिलते बात करते कि शायद ज़िंदगी में ये हो चुका है। एहसास तो होता रहता है। तो इसी से लेके एक नज़म मैंने लिखी थी आशनाई। लिखा है कि सच कहना इससे पहले भी हम मिले हैं ना, याद करो बहुत पहले वजूद की इस दुनिया से दूर, कहीं बर्फ़ पोश पहाड़ों के दामन में, किसी सफ़ेद वादी से बाहर आते सुनसान रास्ते के पास, जहाँ बर्फ़ से लदे एक दरख्त के नीचे सिमटी सिमटी सी बैठी तुम खुश्क लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। वाह। तुम्हारे कपकपाते गुलाबी होंठों से हल्की हल्की भाप के छोटे छोटे बगुले निकल रहे थे। हमारे देखते देखते वो वक्त भी बीत गया और हम सदियों बाद एक शाम कहीं वीरान टीलों के उस पार मिले। वाह। हमारे देखते देखते वो वक्त भी बीत गया और हम सदियों बाद एक शाम कहीं वीरान टीलों के उस पार मिले। मैं खुश्क रेत का ज़र्रा था और तुम ओस बनकर सारी रात मेरे प्यासे बदन पे बरसते रहे। वो रात भी ढल गई फिर ढलते ढलते, और अब सच कहना फ़ानी जिस्मों के इस नगर में आज हमारा ये मिलन आखिरी तो नहीं। तो बेसिकली बहुत सारे एहसासात होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि कुछ बातें होती हैं जो शायद कैनवस के लिए ही होती हैं, कुछ एहसासात होते हैं जिनको मिट्टी में गूंदा जाए तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, कुछ शायद छुपा के रखने के लिए होते हैं, और कुछ शायद लिख देने के लिए लफ्ज़ों में उन्हें गूंद दिया जाए तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अच्छा, लेकिन आप मुशायरा गो शायर भी हैं? नहीं कभी? मैं मुशायरे नहीं पढ़ता। क्यों? मैं बुनियादी तौर पे अपने आप को शायर तो कहता ही नहीं हूँ। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि आप इसको एक शायर की किताब की बजाय अगर एक आर्टिस्ट की डायरी कहें तो ज़्यादा मेरे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि मैं बेसिकली एक्सपीरियंस जो एहसासात हैं उसको लिखता हूँ। ज़्यादा एक जैसे कहते हैं आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन, जी बिल्कुल। वो आपको शायरी में मिलती है, स्कल्पचर में मिलती है, पेंटिंग में मिलती है। पेंटिंग एक बहुत वसी दुनिया है, और विजुअली दुनिया एक बड़ा एक कैनवस के अंदर आप जहान तख्लीक कर लेते हैं। तो मेरा असल मैदान है वो। तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो अपने पेंटर को फूड देने के लिए या आमद को इनवाइट करने के लिए एक्चुअली मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जैसे एक दफ़ा इशफाक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि वो किसी साइंटिस्ट से मिले तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपको ये कैसे आमद होती है या ख्याल आता है कि मैं ये केमिकल दरियाफ्त कर लूँ या ये मेडिसिन बना लूँ। तो कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि हम नीचे डांस करते हैं, रक्स कर रहे होते हैं, और अल्लाह हमारा रक्स देख के उस पर खुश होकर हमारे लिए इल्म की एक गुत्थी काट देता है। वाह। तो अब वो इल्म की गुत्थी जो है हमारे रक्स पे की दाद में हमें वैसी मिलती है। तो वो जो रक्स है बुनियादी तौर पे वो आर्टिस्ट का एक कोशिश होती है। सही। तो वो कोशिश जो है वो फिर जैसे मैं कभी थिएटर पे करता हूँ, कभी मैं कागज़ पे करता हूँ, कभी स्कल्पचर तो में। ये सब नसरी नज़में हैं या कोई बहर और नहीं, मैं नसरी नज़में बेसिकली मैं नसर लिखता हूँ। जैसे मैंने प्लेस लिखे हैं या मेरी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं,
तो नज़मों में भी मैंने नसरी नज़में ही लिखी हैं। मैं अच्छा, प्लेस में भी आपके जो टॉपिक्स थे वो क्या रहे थिएटर पे? प्लेस मेरे दो ड्रामे मेरे बहुत अहम हैं, जिसमें पहला ड्रामा मेरा 2019 में हमने वफ़ा के पुतले किया। वफ़ा के पुतले बेसिकली जैसे वफ़ा मोहब्बत को कहते हैं, तो वफ़ा के पुतले बेसिकली इंसान की तरफ इशारा है कि ये एक ऐसा पुतला है जिसके अंदर वफ़ा गूंदी गई थी, ठीक है, और वो मोहब्बत से ही उस मट्टी के पुतले को ज़िंदगी मिली है। तो ड्रामे के अंदर भी यही था कि एक स्कल्प्टर लड़की होती है जो बुत बनाती है, और वो फिर उसको किसी प्रिंस से मोहब्बत होती है, तो फिर जिस मुजस्मे को हाथ लगाती है वो ज़िंदा हो जाता है। तो फिर जब वो पूरी सोसाइटी ज़िंदा हो जाती है, तो उस सोसाइटी के अंदर जब जेलसी का एलिमेंट आता है, तो वो इतने बागी हो जाते हैं कि अपनी ही जो खालिक और मुजस्मा साज होती है उसको मर्डर कर देते हैं। तो इस दौरान एक मुकालमा है जो बड़ा तफसील से, तो इंसानी तख्लीक का जो बेसिक एलिमेंट है, जिसको मोहब्बत है, जो एक्चुअल पावर है इंसान की, तो उसके ऊपर ये एक कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग है उसके अंदर। सही। दूसरा मेरा ड्रामा इशारा ट्रेन जो हमने 2022 में किया, उसमें ये था कि ये बेसिकली हरासमेंट पे था। यूनिवर्सिटी रूट पे एक ट्रेन चलती है जिसके अंदर लड़कों का एक टोला है जो लड़कियों को छेड़ते हैं, तो वो लड़कियां किसी वजह से घर नहीं बताती। तो बेसिकली उस ड्रामे में कॉन्सेप्ट ये था कि औरत अपने पेरेंट्स के साथ अगर आपकी अच्छी फ्रैंकनेस नहीं है और बाहर जो मसाइल होते हैं वो आके घर नहीं बताएंगी, तो वो मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। और वो लड़कियां घर जाके इसलिए नहीं बताती कि उसका पहला रद्द अमल ये होता है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बिठा लेते हैं। तो उससे वो नासूर तो कभी ख़त्म नहीं होता है। माशरे में एक औरत जो है वो पाबंद हो जाती है। तो इसके ऊपर ये सारा बेस करता था ड्रामा। तो ये दोनों प्लेस मेरे लिखे हुए थे। लिखना भी और फिर डायरेक्ट भी करना? जी, मैंने ही लिखे थे, मैंने ही डायरेक्ट किए, और मेरी ही तस्वीर खाना ड्रामेटिक्स की प्रोडक्शन भी थी। अच्छा। और हमने ये तो इसे पैरेलल थिएटर? तस्वीर खाना मेरा स्टूडियो है जिसका विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट दोनों विंग्स हैं। तो हम 3-4 साल बाद एक प्ले करते हैं, और इस दौरान जो विजुअल आर्ट साइड है उस पर हम मुख्तलिफ नुमाइशें, डायलॉग एंड आर्ट स्टूडियो में होते हैं मुख्तलिफ आर्टिस्ट। अच्छा, ना दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यू हैव केप्ट इट क्रिएटिविटी एंड जिसे कहना चाहिए कॉर्पोरेटिज्म, दोनों हैंड इन हैंड। हाँ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। होता ये है कि आर्टिस्ट काम कर रहा होता है, कैपिटलाइज उसके ऊपर कोई और कर रहा होता है, बट यू आर डूइंग इट योरसेल्फ। आप अपने काम को नहीं, उसमें भी देखें, हम जब स्पॉन्सर लेते हैं तो बेसिकली जो वो सेक्टर है, बिज़नेस सेक्टर है, उसको उसकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो एक ब्रिज बनता है बेसिकली हमारा स्टूडियो आर्ट और कमर्शलिज्म के दरमियान। तो इन दोनों की हार्मनी से हम बैलेंस करके चीज़ों को चलते हैं। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा, आप जैसे आपने शुरू में जिक्र किया गांव से निकलने वाला एक बच्चा ये सारे सफ़र और मनाजिल तय करता है। बहुत सारे बच्चे गांव में शायद आपको देख रहे हों या लोग, उनके लिए कैसे कि ये कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल सफ़र है, सिफारिशें चाहिए होती हैं, बहुत सारे लोगों की सरपरस्ती चाहिए होती है, फिर कहीं किसी मकाम और जगह तक पहुंचना मुमकिन होता है। मेरा ख्याल है मेरे साथ 3 ताकतें रही हैं। एक सबसे पहले तो मेरे माँ बाप की दुआ थी मेरे साथ। वो हमेशा मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनूं। और दूसरा मेरे इलाके के लोगों की मोहब्बतें, मैं इसको कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज भी जब कभी मैं गांव जाता हूं, लोग मिलते हैं, उनके जो भी मिलता है एक ही जुमला होता है, आपको टीवी पे देखा था, आपको अखबार में देखा था, आप हमारे इलाके का फ़ख्र हैं, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे। ये जो लोगों की मुंह से निकले अल्फाज होते हैं ना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ताकत होती है, और किसी न किसी की खुदा सुन लेता है। तो मेरी सारी कामयाबी के पीछे ये इलाके के लोगों की जो दुआएं और मोहब्बतें हैं और दोस्तों की सपोर्ट रही है, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। और आखिर पे मैं थोड़ा सा काउंट करूँगा कि मेरी मेहनत और जो लगन रही है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स और मायूसियाँ भी कहीं आई हैं? बेशुमार। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। ये बज़ाहिर तो जिस्मानी, मगर असल में एक रूहानी सफ़र होता है जिसमें आपको
बहुत सारी सोबतें जिस्मानी तौर पे भी रूहानी तौर पे भी बर्दाश्त करनी होती हैं, मगर इन सारे मराहल को एक्चुअली एक समझदार आर्टिस्ट अपना फ्यूल बना के आगे बढ़ता है। तो रुकावटें आती हैं ज़िंदगी में, हर प्रोफेशन में होता है, मगर बतौर आर्टिस्ट ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि सोसाइटी में आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है आप पेंट तो करते हैं मगर आप काम क्या करते हैं? तो उनको मैं बताता हूँ कि यही मेरा काम है, और 24 मैं ज़िंदगी में कोई जॉब नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ, रहता हूँ, खाता पीता हूँ। तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं और उनके अंदर टैलेंट है तो उन्हें क्या रहनुमाई करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि ज़रूर इस तरफ आएँ, और बेसिकली आर्ट की ज़िंदगी एक्चुअली ज़िंदगी जीने का नाम है, ठीक है? ज़िंदगी को गुजारने का नाम नहीं है। गुजारने और जीने में बड़ा फ़र्क होता है। हम ज़िंदगी के हर लम्हे को जी के आगे बढ़ते हैं, तो आर्ट आपको जीना सिखाता है। इस तरफ आएँ। और जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी की बात है तो अब वो हालात नहीं हैं आज से 30-40 साल पहले। अब तो मुल्क के अंदर बेशुमार आर्ट गैलरियाँ हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस भी आर्टिस्ट कर रहे हैं। बहुत मुल्क के अंदर मैं नाम गिनवा सकता हूँ, बहुत अमीर तरीन लोग आर्टिस्ट हैं जिनके डिफेंस में कोठियाँ बनी हुई हैं। तो अब वो हालात नहीं हैं कि किसी ज़माने में आर्टिस्ट बहुत गरीब, वो भी मेरा ख्याल है कि एक इमेज बिल्ड किया गया था। उस ज़माने में भी आर्टिस्ट कभी भी इतना वो नहीं रहा। बहुत अच्छी लाइफ है, मैं तो बहुत मुतमइन हूँ। बिल्कुल सही। कुछ आपकी पेंटिंग्स जो हमारे पास यहाँ पर महफूज है, मैं चाहूँगी कि हम उसमें से क्विकली गो थ्रू करें इससे पहले कि हम माइंड अप करें जी। और ये एक आपने सीरीज़ अपनी आर्किटेक्चर की बताई, और इसके अलावा और कौन सी है जो आप आर्किटेक्चर सीरीज़ के अलावा नरवान सीरीज़ है जिसके 3 शोज़ हो चुके हैं, जिसमें वो मैंने कपड़ों की एक सीरीज़ पे बात की थी। तो वो सीरीज़ तो चूँकि हम दिखा नहीं रहे वो और सारा। ये वाली कौन सी है? ये मेरे स्कल्पचर्स हैं। अच्छा। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पारस इसका टाइटल था। ये भी 2014 में ये सारा सोलो शो एग्जिबिट हुआ था। इसमें एक शख्स जो है, आप देख रहे हैं कि कागज़ की कश्ती पत्थरों पे लेके निकला हुआ है। तो एक यानी ना होने वाला काम है जो वो शख्स कर रहा है, मगर इस कश्ती के पीछे वो जो एक स्क्रैच आपको नज़र आ रहा है वो ये इस चीज़ की गवाही देता है कि वो कश्ती चला चुका है, वो काम कर गया है जो नामुमकिन था। तो बेसिकली ये एक ह्यूमन जो करेज है, जो आप कह लें कि साबित कदमी है, ये उसको पोर्ट्रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। और ये इसी तरह ये पेंटिंग है, ये वो मेरी आर्किटेक्चर सीरीज़ की पेंटिंग है अंदरूने पिंडी की। ये अभी रिसेंट जो वार, अभी इंडिया की वार हुई थी तो वो उस दौरान ये 4 पेंटिंग्स मैंने की थी, जिसमें से ये एक पेंटिंग है, ये जो ब्लैक सारे उसमें हुई है। ये फिर वही सीरीज़ है। अभी इस स्कल्पचर को देखें अगर आप, तो ये सारी ये जो स्टील वायर्स हैं ये उससे बना हुआ है, और एक शख्स है जो किसी किनारे पे बैठा फ्यूचर में देख रहा है अपनी ज़िंदगी के आगे। तो मतलब मेरा हमेशा यह रहा है कि आप अपने मुस्तकबिल पे नज़र रखें, अपने फ्यूचर पे नज़र रखें। तो इसलिए ये स्कल्पचर जो है वो उसको। और ये ट्रेनिंग स्कल्पचर की और पेंटिंग की बाकायदा आपने तरबियत हासिल की? वक्त के साथ साथ फिर जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रही वो मैं अपडेट करता गया उसको। ये उसी आर्किटेक्चर सीरीज़ की पेंटिंग है। ये देखें ना, रेड कलर बेसिकली चूँकि मोहब्बत का कलर होता है, तो इसमें दूर कहीं एक कपल खड़ा छत पे नज़र आ रहा है आपको। तो ज़िंदगी की जो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है ये उसको डिपिक्ट करती है। सही। ये रोज़मर्रा लाइफ के मेरा हमेशा से काम में जो मेन एलिमेंट रहा है वो धूप और साए का जो इम्तज़ाज होता है बड़ा खूबसूरत, वो उस पे मेरी नज़र होती है। तो ये यहाँ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जो है उसको शेड एंड लाइट के साथ बड़ा, ये अब इसमें देखें ना बड़ी तेज़ धूप है, मेरे लिए सूरज ज़िंदगी की अलामत है। तो इसके अंदर वो धूप का जो एहसास है वो आपको महसूस होता है। बिल्कुल सही। ये एक कंपोजिशन है, उसी तरह स्पेसेस के साथ खेला हुआ है कि जो वाइड और एक्टिव स्पेसेस हैं बेसिकली उनको किस तरीके से। तो ये बेसिकली आर्ट को अंडरस्टैंड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है कि स्पेसेस को आप मैनेज कैसे करते हैं कैनवस के ऊपर। ये भी उसी सीरीज़ की पेंटिंग है गोल्डन के साथ। ये और ये
जो बसंत सीरीज़ अभी मैंने की थी उसमें से एक पेंटिंग है। ये देखें ना कितना रेड कलर कितना स्ट्रॉन्ग लगता है। तो काइट्स से ये सारे कलर मैंने लिए हुए हैं जो हम आसमान पे उड़ते देखते हैं, बड़े फ्लोरेसेंट कलर होते हैं काइट से। तो हम हर चीज़ से ना रंग लेते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल टू नो यू, वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और अपनी थॉट, अपना आर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। माय प्लेजर। बहुत रुकेंगे जनाब, इजाज़त लेंगे आपसे। आई होप यू हैव एंजॉयड द शो। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।